हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ब्लेसिंग से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप को। और जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से करना चालू करें और एक एक क्लास को सिक्वेंशियल फॉर्म में करते हुए आएँ। और एक रिक्वेस्ट रहती है सभी स्टूडेंट से हमारी कि कॉपी एंड पेन लेके बैठा करें, जिससे आप अपने नोट्स खुद क्रिएट कर सकें। देखिए, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि चलिए मान लीजिए एक पल के लिए इतनी नीड भी नहीं है, क्योंकि हम अभी एनसीईआरटी ही कर रहे हैं और एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक फाउंडेशन बिल्ड हो सके। जिसके बाद आगामी जो क्लासेस होंगी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल होंगी, और इस पे तो पूरा फाउंडेशन कवर होगा आपका। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अलग ही बैच लेके आया जाएगा, ठीक है। वो मे भी पर्सनल भी हो सकता है। तो आपको जो भी पर्सनल बैच आएगा वो आपको फ्री कॉस्ट ही कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए, हमने अभी तक की कहानी जो की है, जो अभी तक की स्टोरी चली नेशनलिज्म इन यूरोप की, कि 1498 में हम एक पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि 1498 में एक पिक्चर फ्रेडरिक सोलियो निकालते हैं, रिलीज करते हैं, और उस पिक्चर्स में हम 3 to 4 बातें कवर करते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। आप प्रीवियस क्लासेस हमारी देखिए और आपको प्रीवियस क्लासेस से सारी चीज़ें कवर और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 1498 के बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे 1789 से लेकर के 1799 का एरा, तो आप वहाँ पर इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, आप वहाँ पर सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ये सारी बातें आप वहाँ पे कवर करेंगे कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के सारी बातें कैसे हुई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के सारी बातें कैसे हुई। तो ये सारी बातें कहाँ पर आपको मिलेंगी? प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। हम केवल रिकॉल करा रहे हैं ताकि आपको कंजर्वेटिज्म में आज लेके आ सकें, जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। आफ्टर दैट हमने देखा था कि 1799 में लेकर के आपको क्या होता है, इमरजेंस होता है नेपोलियन का, और फिर 1815 में जाकर के उसका डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि 1815 में नेपोलियन का डिक्लाइन देखते हैं, हम डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन का देखते हैं, ठीक है। इसी बीच 1805 में हम देखते हैं कि नेपोलियन कोड आता है, और नेपोलियन कोड एक बार से अगेन अरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी कह दो आप, या मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात कर लो, या मोनार्कियल आप कह सकते हैं कि एक तरह से मोनार्की की बात करनी, ठीक है। तो वहां से नेपोलियन कोड आता है 1805 में, और 1805 के बाद 1815 में नेपोलियन का डिक्लाइन हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट की कहानी आती है कंजर्वेटिज्म की, कि वहां से कंजर्वेटिज्म आता है, और यानी कि ट्रीटी ऑफ वीना होती है। हमने कहा था ट्रीटी ऑफ वीना के लिए एक अलग क्लास लेंगे, बट इसमें हम ज़्यादा टॉपिक को कवर करते न हुए हम ट्रीटी ऑफ वीना पे फोकस करेंगे और कंजर्वेटिज्म में फोकस करेंगे कि आफ्टर 1815 किस तरह से एक न्यू यूरोप का इमरजेंस होता है, एक नया यूरोप देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म था क्या, सबसे पहले ये समझें। तो यह एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। अब जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो कि आपको ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगी। इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम के स्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ से पता चलेगा। एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं टू क्विक चेंज। देखो, यहाँ पर आपको 3 टाइप की थ्योरीज हिस्ट्री के अंदर बहुत देखने को मिलेंगी। हमारी क्लासेस में भी कहीं ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो हम आपको कवर कराएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेंजेस ही नहीं चाहते, मीन्स वो चाहते हैं कि जो पैट्रियार्कल था वो चलता रहे, या जो भी आइडियोलॉजी पहले ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी या मोनार्की के अंदर चल रही थी वही चलती रहे। या किसी मान लो जैसे कोई चर्च चाहे तो वो एक चर्च का ही सत्ता चलती रहे। या जो कोई जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सोचे कि इस्लामिक लॉ ही चलता रहे, सरिया ही चलता रहे, सरियत ही चलती रहे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग चेंजेस नहीं चाहते, तो ऐसे लोग बोलते हैं रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। कि ये रेडिकल थॉट के लोग होते हैं, रेडिकल थॉट्स के प्रोसेस के लोग होते हैं जो चेंजेस नहीं चाहते, ठीक है। अब लोग, कुछ लोग चेंजेस चाहते हैं, जो बहुत जल्द चेंजेस चाहते हैं कि भाई हाँ, आज हमने खेत में बीज डाला है, कल हमें क्रॉप मिल जाए। तो ऐसे भी कुछ थॉट के प्रोसेस के लोग होते हैं।
उसके बाद कुछ होते हैं जो ग्रेजुअल चेंजेस चाहते हैं, मीन्स कि अगर आज सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आने वाले कल के टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या हो, सॉल्व हो, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन बढ़े, ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट में। तो जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहते थे क्विक चेंज की जगह पर, वो कौन थे, वो थे कंजर्वेटिज्म को मानने वाले लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंजर्वेटिज्म है क्या, आ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institution and customs and preferred gradual development to quick change। ग्रेजुअल डेवलपमेंट को जो प्रेफर करते हैं कि क्विक चेंजेस ना आए, क्योंकि अगर कहीं पर क्विक चेंजेस आते हैं तो सिंपल सी बात है उसके लिए सोसाइटी अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पाती, या तो अडॉप्ट करती है तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, तो कहीं पर भी क्विक चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो आज के डेमोक्रेसी में अगर आप रिलेवेंसी देखेंगे तो इसकी रिलेवेंसी आपको देखने को मिल जाएगी कि आज भी हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट ही चाहते हैं। क्लियर है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो कंजर्वेटिव थे उस टाइम पर कहाँ, यूरोप के अंदर, तो वो क्या कर रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, वो बिलीव था उनका इस्टेब्लिशमेंट में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के, ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, जैसे कि मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना चाह रहे थे, वो बचाना चाह रहे थे, प्रिजर्व करने की कोशिश थी उनकी। ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट propose a return to the societies of pre-revolutionary days। तो यानी कि जो भी डेज प्री रिवोल्यूशनरी थे, यानी कि लोगों का शोषण हो रहा था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लेडीज को राइट्स नहीं थे, एजुकेशन की बातें नहीं थी, डेवलपमेंट की बातें नहीं थी, तो जो भी प्री रिवोल्यूशन कंडीशंस थी उनमें ये कंजर्वेटिव वापस उन डेज को लाना नहीं चाह रहे थे, या उन डेज में सोसाइटी को रिटर्न नहीं होना दे चाह रहे थे। रादर दे राइट, जब ये इस बात को रियलाइज करते हैं इन सारी चीज़ों के अलावा, फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने शुरू किए थे, द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन लोगों को ये सारी बातें देखते हुए कि कंजर्वेटिव क्या कर रहे थे कि उनका पर्पज ही यही था कि जो भी सोसाइटी आज के डेवलपमेंट में आ चुकी है, या जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट से सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरी डेज में न चली जाए। ठीक है। उसको लेकर के इन लोगों ने एक बात और भी रियलाइज की कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने स्टार्ट किए थे, अब नेपोलियन ने क्या क्या स्टार्ट किया था, नेपोलियन ने मोनार्की की बेसिस पर मॉडर्नाइजेशन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि भाई हाँ, उसने कुछ बातें, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस जो है जर्मनी पे, इटली वगैरह पे थोपने चालू किए थे, यूरोप वगैरह पे थोपने चालू किए थे। बट आफ्टर दैट अगर देखा जाए उन्हीं केस में, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो है मॉडर्नाइजेशन की नींव भी नेपोलियन ने ही डाली। ठीक है, किसने डाली, नेपोलियन ने ही डाली। तो अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये कुछ फैक्टर थे जो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को स्ट्रेंथन कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो कौन कौन से फैक्टर थे, एक था मॉडर्न आर्मी था, आप देखेंगे कि इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की भी बातें आई, आप देखेंगे कि डायनामिक इकोनॉमी की भी बातें आई थी, हमने प्रीवियस क्लासेस में कराया हुआ है। आप एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म को भी देखेंगे, सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन। तो ये सारी बातें उस टाइम पर यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्की को क्या कर रही थी, स्ट्रेंथन कर रही थी, मजबूत कर रही थी। क्लियर हो गई ये बात। तो इन 1815, अगर 1815 में देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप पावर्स, तो जो यूरोप पावर्स की या यूरोपियंस पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे कौन कौन थे, ब्रिटेन था, रशिया था, पर्शिया था एंड ऑस्ट्रिया था। ठीक है। तो ये 4 पावर्स थे जो यूरोपियंस पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी 1815 के टाइम पे, हु हैड कलेक्टिवली डिफेटेड नेपोलियन। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने, पर्शिया ने और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के, इन चारों ने मिलकर के नेपोलियन को कलेक्टिवली
डिफीट किया, इसे हरा दिया 1815 के अंदर। 1815 के अंदर नेपोलियन को ख़त्म कर दिया जाता है इन 4 पावर्स की कलेक्टिव आर्मी के थ्रू। क्लियर है? तो उसको लेकर के क्या हुआ, फिर ये जो 4 पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, डिफीट किया था या उसका एम्परर ख़त्म किया था, तो अब उन लोगों के सामने चैलेंजेस ये थे कि भाई जो नेपोलियन है उसने जर्मनी हो, इटली हो या यूरोप के अंदर जिन जिन भी सेक्शंस में अपना नेपोलियन कोड लागू किया, अपना नेपोलियन ऑर्डर लागू किया या अपना नेपोलियन शासन लागू किया, वहाँ की जो ट्रीटी है या जो वहाँ की जो आप कह सकते हैं बाउंड्री है या जो वहाँ के एरिया हैं, उन्हें आखिर अगेन रीसेटलमेंट कैसे किया जाए। तो ये लोग मिलते हैं मेट एट वीना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो ये लोग वीना में कहाँ मिलते हैं, वीना में किस लिए मिलते हैं कि आखिर अब यूरोप का सेटलमेंट कैसे किया जाए, आखिर यूरोप के लिए सेटलमेंट कैसा हो। तो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, जो कि उस टाइम के ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच। उन्होंने इस बात की क्या की, इन्होंने इस एक कांग्रेस होस्ट की, कहाँ पर, वीना में। तो वीना ट्रीटी क्या थी, आप बोलेंगे कि वीना ट्रीटी केवल इसलिए की गई थी कि आफ्टर नेपोलियन, जब नेपोलियन को हरा दिया गया इन 4 पावर्स के दम पर, जब इन 4 पावर्स ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया, तो अब यूरोप के सेटलमेंट के चैलेंजेस उनके सामने थे कि आखिर भाई जो बाउंड्रीज हैं या जो भी रीजन या जो भी सेक्शंस यूरोप का नेपोलियन ने कैप्चर कर रखा था, आखिर उनका रीसेटलमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस चैलेंजेस को इन लोगों ने ब्रेक करने के लिए क्या किया, आखिर वीना में एक कांग्रेस होस्ट की गई, जिसके होस्टेड पर्सन कौन थे, ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच। क्लियर है? द डेलीगेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815। तो जो भी डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना को क्या किया, साइन किया, with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। तो बहुत कम जो है चेंजेस किए हुए उन सारी बातों को लेकर के इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की। द बाउंड्री डायनेस्टी, सॉरी बर्बन डायनेस्टी, जो उस टाइम पे वहां पर डायनेस्टी थी, विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि बर्बन डायनेस्टी को हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे पढ़ा भी है, प्रीवियस क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। वॉज रिस्टोर टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो आप देखेंगे जो बर्बन डायनेस्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हो गई थी या खत्म कर दी गई, या कह सकते हैं कि उसने अपनी पावर को लॉस्ट कर दिया था, उसे अगेन रिस्टोर किया जाता है। और जो भी ट्रीटी या जो भी टेरिटरीज अंडर द नेपोलियन थी, जो भी टेरिटरीज को नेपोलियन ने अनेक्स किया था, क्या किया था, अनेक्स किया था, अपने कब्जे में लिया था, उन टेरिटरी को क्या किया गया, फिर से क्या किया गया, उन्हें रीस्टोर करने की कोशिश की गई बर्बन डायनेस्टी के अंदर। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। ठीक है, thus the kingdom of the Netherlands, अगर आप नीदरलैंड्स के किंगडम को देखेंगे, which included, किससे किसे इंक्लूड कर रहा था, बेल्जियम को उसने इंक्लूड किया, was set up in the north। और देखो नीदरलैंड को कहाँ सेटअप किया गया, नॉर्थ में, और उसमें किसको नेक्स्ट किया गया, बेल्जियम को, बेल्जियम को भी मिला दिया गया किसमें, नीदरलैंड में। ठीक है, और इसे सेटअप किया गया नॉर्थ में। जिनेवा वॉज एडेड, जिनेवा को ऐड किया गया किससे, टू पिडमॉन्ट, और पिडमॉन्ट से ऐड किया गया, और इसे कहाँ सेट किया गया, साउथ में। ठीक है, इन द साउथ। पर्सिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। और जो पर्सिया की टेरिटरी थी, जो इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज थी, वो सब कहाँ मिली, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर मिली। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। तो और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली पे कंट्रोल दिया गया। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो 4 पावर्स, जो 4 यूरोपियन पावर थी जिन्होंने कैसे हराया था, नेपोलियन को हराया था, उन्होंने एक तरह से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया यूरोप के अंदर, जो कि आप कहेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में खत्म हो चुकी थी। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे थी, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आफ्टर दैट देखेंगे कि इस प्रकार से क्या हुआ कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड को सेट कर दिया गया कहाँ, आप देखेंगे नॉर्थ साइड में, और उसमें बेल्जियम को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से जिनेवा के केस में देखेंगे, जिनेवा को पिडमॉन्ट में ऐड कर दिया जाता है साउथ में। और पर्सिया को आप देखेंगे तो पर्सिया की टेरिटरी वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर मिलती है, और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली पर कंट्रोल दे दिया जाता है।
तो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल किस पर होता है, नदर्न इटली पर कंट्रोल होता है, ठीक है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, अगर आप जर्मन कॉन्फेडरेशन की बात करेंगे जो कि 39 स्टेट्स थी, दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, तो जिसे नेपोलियन ने सेट किया था, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट थी, यानी 39 स्टेट का जो भी जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो नेपोलियन ने क्या किया था, उसे सेटअप किया था, उसे अनटच्ड रखा गया, उसे छुआ तक नहीं गया था, ठीक है। अगर इन द ईस्ट की बात करेंगे तो रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रसिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, वाइल जबकि पर्सिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और पर्सिया को किसका पोर्शन दिया गया, सैक्सोनी का। तो द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेन इंटेंशन था किसका, वीना ट्रीटी का, वीना ट्रीटी ऑफ 1815 का जो मेन इंटेंशन था वो क्या था, वो यही था कि जो भी मोनार्कीज थी उसे रिस्टोर किया गया और ओवरथ्रो किया गया था जो नेपोलियन के द्वारा, तो उसे क्या किया गया, रिस्टोर किया गया और वहां पर एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लागू किया गया या क्रिएट किया गया, ठीक है। अब देखो यही कंजर्वेटिव ऑर्डर जो यूरोप के अंदर इन 4 पावर्स ने मिलकर लागू किया या इन लोगों ने ट्रीटी के थ्रू जो है जो भी इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आए, जो भी पावर्स को रिस्टोर करने की बातें की, यही कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से अगेन रिवॉल्यूशन को लीड करेगा। एक बात ध्यान देना, जो भी चीज़ें आज हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले डेवलपमेंट के लिए रीजन बनती हैं या आगे आने वाले चेंजेस के लिए रीजन बनती हैं। तो सिंपल सी बात ये थी कि वीना ऑफ ट्रीटी में जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर पास हुआ था, अब आफ्टर द 1815 के रेवोल्यूशन में यही चीज़ एक तरह से लीड बन करके बाहर उभर करके आएगी। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है और आपको टाइमलाइन के साथ साथ ये कहानी जो हम बता रहे हैं इस कहानी को भी याद रखना है, ठीक है। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, तो कैसा था, ऑटोक्रेटिक था। दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करता था, एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये क्या कर रहा था, जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर पास हुआ था 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम्स के अंदर, उसके शासन के अंदर, तो वहां पर कोई भी गवर्नमेंट जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हुई थी वो क्रिटिसिज्म नहीं सह रही थी, और अगर कोई लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन उठा दे तो भी वहां की गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट उस लेजिटिमेसी के क्वेश्चन उठे हुए क्वेश्चन पर न तो जवाब देती थी, इवन सहन भी नहीं था, टॉलरेंट भी नहीं थी। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई लॉ या कोई बिल पास हुआ है, कानून कोई देश के लिए पास किया गया है, तो सिंपल सी बात है उसमें कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव बातें निकल करके बाहर आती हैं। अब जो नेगेटिव बात है तो उस पर तो भाई पब्लिक क्वेश्चन मार्क करती है कि नहीं भाई आपने ऐसा बनाया है, ऐसा हमारे रूल्स के या हमारे राइट्स के खिलाफ है, हमारे राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। तो जहां जहां पर राइट्स वायोलेट होंगे तो सिंपल सी बात है वहां वहां पर क्या होगा, वहां वहां पर रेवोल्यूशन आएगा। तो जब कंजर्वेटिव ऑर्डर 1815 में पास हुआ इन 4 पावर्स के द्वारा ट्रीटी ऑफ वीना के साथ, तो ये एक कंडीशन क्रिएट कर गया कि भाई अगर कोई भी क्रिटिसाइज करेगा इस गवर्नमेंट को जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है तो भी हम नहीं सहेंगे, अगर कोई इसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क करता है तो भी हम नहीं सहेंगे। मोस्ट ऑफ देम, अगर उनमें से ज़्यादातर देखा जाए तो इम्पोज सेंसरशिप। देखो सेंसरशिप लॉ का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह से कोई चीज़ है जो आपके लिए अवेयरनेस का काम कर रही है या आपको अवेयर करने का काम कर रही है या आपके बोलने पर जो है सेंसरशिप लगा दी जाए। तो यानी कि आप किसी चीज़ को रोकने के लिए सेंसरशिप लगाते हो, क्या करते हो, किसी चीज़ को बैन करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए। आपके कोई खिलाफ बोल रहा है तो आप अगर गवर्नमेंट में हो या आप गवर्नमेंट हो किसी कंट्री की तो आप उस पर सेंसरशिप लगा सकते हो, सेंसरशिप लॉज पास कर सकते हो। तो सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, तो सेंसरशिप लगा दिए गए कि भाई न्यूज़पेपर्स में क्या चल रहा है, बुक्स में क्या छप रहा है, प्लेज में क्या चल रहा है, सॉन्ग्स वगैरह में क्या चल रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो जो भी आइडिया या जो भी फ्रीडम या जो भी आइडिया ऑफ लिबर्टी अगर किसी न्यूज़पेपर पे आ जाए या किसी बुक पे आ जाता था या किसी प्ले का मतलब है कोई नाटक वगैरह हो रहा हो, है ना, कोई फंक्शन वगैरह हो रहा हो, अगर वहाँ पर लिबर्टी की बातें हो रही हों, फ्रीडम की बातें हो रही हों, तो ऐसी चीज़ों पर
इस कंजर्वेटिव ऑर्डर ने क्या कर दिया, सेंसरशिप लॉ लगा दिए, इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिए यानी सेंसरशिप लगा दी। कहानी में ट्विस्ट आया, बात को समझने की कोशिश करता, यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी पावर ये चाह रही थी कि एक तरह से वहां से नेपोलियन को हटाया गया, जिन पावर्स के थ्रू, उन्हीं पावर्स ने आकर के क्या किया, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दी। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, सिंपल सी बात है, एक कंजर्वेटिव रिजाइम जो भी रेडी हुआ वहां पे आफ्टर द कह सकते हैं कि रीसेटलमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द यूरोप, कि जो यूरोप की बाउंड्री थी, जो उनका रीसेटलमेंट हुआ, तो उसके बाद अगर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये जो है जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर पास हुआ था, वही कंजर्वेटिव ऑर्डर इन चीजों पर सेंसरशिप लगा रहा है। जो चीजें एक अवेयरनेस का काम कर रही हैं, अगर कहीं पर आइडियाज ऑफ लिबर्टी की बात होती है तो उस पर सेंसरशिप लगा देते हो आप। अगर कोई न्यूज पेपर आपके खिलाफ बोलने की बात करता है तो आप उस पर सेंसरशिप लगा देते हो। अगर कोई बुक लिख रहा है, उस बुक पे आपके खिलाफ कोई बात की गई है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात की गई है, तो आप उस पर सेंसरशिप लगा देते हो। सिंपल सी बात है, एक तरह से आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनोगे, जब आप एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीनने की कोशिश करोगे, तो वहां पर क्या होगा, हंगामा होगा कि तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी। तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट के लिए तालियां नहीं बजेंगी, वहां पर हंगामा होगा। ठीक है, तो ये फिगर है, आप इस पे देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सारी चीजें थी, तो एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. तो देखो सिंपल सी बात है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही क्या था, वो लोग अवेयर थे, वहाँ के लिबरल लोग क्या थे, अवेयर थे। तो सिंपल सी बात ये हुई कि फिर से एक जो है आप देखेंगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने एक मेजर इशू क्रिएट करना चालू किया कि भाई जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी पाई है, जो हमने लिबर्टी, वहां से क्या क्या मिला था, लिबर्टी मिली थी, इक्वालिटी की बातें हुई थी, और फर्टर्निटी, कि भाई जो हमने ये सारी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पाई, आप उन्हीं को छीन रहे हो। आप अगर उन्हीं छीन रहे हो तो हम इस ऐसे लॉ को, हम ऐसे ऑर्डर को नहीं मानते। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये सारी बातें वहां पर निकल करके आएंगी। अब अगर आप रेवोल्यूशन को देखोगे कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, अब उन रेवोल्यूशनरीज ने आगे एक्शन क्या लिए, तो क्या यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई? मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं, यहाँ पे बात क्या हुई है। यहाँ पे बात केवल इतनी सी हुई है, आपको जो याद रखना है कि जो कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को बिलोंग कर रहे थे, या पॉलिटिकल फिलॉसफी को थोपने की कोशिश करी उन्होंने। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन की बातें की, स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन की बातें की, कस्टम्स वगैरह की स्टेब्लिश करने की बातें की। उसके बाद जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की मांग कर रहे थे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाह रहे थे। ठीक है, वो क्विक चेंजेस पे भरोसा नहीं रखते थे। ठीक है, तो चलो ये तो अच्छी बात थी। बट इन्होंने क्या किया, जो भी पावर्स ने नेपोलियन को हटाया 1815 में, जो भी 4 पावर्स ने नेपोलियन को हटाया, अब वही 4 पावर्स क्या करती है, जब रीसेटलमेंट हो जाता है बाउंड्रीज ऑफ द यूरोप का, तो वही 4 पावर्स एक तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड कर देती है। ये डिमांड क्या कर देती है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की वहाँ पर स्टेब्लिश ही हो जाती है। ठीक है, अब जब वहाँ पर ये सारी बातें हो जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, तो कंजर्वेटिव ऑर्डर पास किया जाता है। अब उस कंजर्वेटिव ऑर्डर्स ने क्या किया, उस कंजर्वेटिव ऑर्डर्स ने सेंसरशिप लॉ वगैरह लगाने चालू कर दिए, यानी कि वहाँ पे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था कि अगर कोई भी अपने इंटरेस्ट की बात करे या अपने राइट के इंटरेस्ट की बात करे, तो वो सारी बातें वहाँ पर क्या थी, एक तरह से बैन थी। या अगर मान लो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो हम नहीं सहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो किंग की वेस है, वही किंग का शासन है वाली कंडीशन यहाँ पे आकर के क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो फिर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो आप कहेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से थे, या जो उन चीज को फॉलो कर रहे थे, जो उन चीज के बारे में अवेयर थे, वो एक बार से फिर अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। किसके? गवर्नमेंट के। किसके? गवर्नमेंट के, कि भाई आपने तो वो सारी चीजें ही खत्म कर दी जो चीजें हमें कहाँ मिली थी, हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिली थी, हमें लिबर्टी मिली थी, हमें इक्वलिटी मिली थी, हमें फर्टर्निटी मिली थी। अब अगर हमारे पास लिबर्टी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, फर्टर्निटी नहीं है, तो एक तरह से अगर अब कह दिया जाए कि भाई आपने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन था, आपने उसे खत्म कर दिया। क्या बात क्लियर है?
तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं छीन सकते। तो लिबरल जो थे वहाँ पे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो इन सारी बातों पे क्वेश्चन मार्क लगाना चालू कर देते हैं। तो अब यहाँ तक की कहानी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो वीन ऑफ टेटी भी आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम आपको यही बात बोलना चाह रहे हैं कि एक बार में हम एक ही टॉपिक को क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वजह से अगर कभी आपको लगे कि क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं या सीरीज बहुत लंबी हो रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। क्योंकि आपके लिए फाउंडेशन मैटर करना चाहिए, आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।